नमस्कार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आज के इस अंक में हम बात करेंगे प्रवासी वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर हुए 13वें कॉप सम्मेलन की। बताएंगे कैसे तैयार किया जा रहा है मानव ह्यूमन एटलस। खबरें और भी होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं इस अंक की सुर्खियों से। गांधीनगर में हुआ कॉप 13 सम्मेलन संपन्न। प्रवासी वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर हुई चर्चा। सीलिएक रोग को लेकर जागरूकता पर जोर। भारत में भी पांव पसार रही है ये पेट की गंभीर बीमारी। रंगीन गेहूं की भारतीय किस्में विकसित। राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने तैयार की उच्च एंथोसाइनिन गेहूं प्रजाति। और मानव ह्यूमन एटलस कार्यशाला का आयोजन। महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए जैव विज्ञान छात्रों को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। अब खबरें विस्तार से। 17 से 22 फरवरी तक गुजरात के गांधीनगर में प्रवासी वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर 13वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संधि में शामिल देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में प्रवासी प्रजातियों और वन्य जीवों के संरक्षण और विलुप्त हो रही प्रजातियों को कैसे बचाया जाए, इस पर चिंतन किया गया। भारत इस अगले 3 साल के लिए इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। कार्यक्रम के मुख्य बिंदुओं पर ज्ञान विज्ञान की रिपोर्ट। 17 फरवरी से गुजरात के गांधीनगर में आयोजित कॉप 13 22 फरवरी को संपन्न हो गया और अब अगले 3 साल के दौरान भारत के नेतृत्व में ही कॉप से संबंधित नीतियां बनेंगी। 500 से ज्यादा प्रवासी प्रजातियों का अस्थायी निवास स्थल भारत की कोशिश सभी जीव जंतुओं को सुरक्षित करना है। इसके लिए भारत समुद्री जैव विविधता संरक्षण के लिए आसियान देशों के साथ सहयोग को मजबूत बनाएगा। India would be happy to facilitate preparations of action plan for other countries in this regard. We are keen to take the conservation of migratory birds to a new paradigm with active cooperation of all the Central Asian flyway range countries. कॉप 13 में इस बार ग्लोबल इंडेंजर्ड की सूची में 3 भारतीय प्रजातियों को शामिल किया गया है। ये हैं एशियाई हाथी, बंगाल फ्लोरिकन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। साथ ही कई अन्य देशों के कुछ प्रजातियों को भी इस सूची में शामिल करने का प्रस्ताव पेश किया गया। इसके साथ ही सम्मेलन में इस बात पर भी चिंता जताई गई कि सर्दी पड़ने के कारण प्रवासी पक्षियों ने भारत की ओर आना भी कम कर दिया है। IUCN के अनुसार देर से सर्दी पड़ने के कारण साइबेरिया, यूरोप और उत्तरी एशिया से आने वाले प्रवासी पक्षियों की संख्या में 30% तक की गिरावट देखी जा रही है। इस स्थिति को देखते हुए भारत में कई कदम उठाए गए हैं। In India, we are following a policy of involving all the peoples who are living in the vicinity of the national parks, sanctuaries and other forest areas. They have been composed into joint forestry management committees. These committees play a pivotal role in the management of those sanctuaries, national parks and forest areas. And they, by doing that, is not only helping the forest department, but at the same time, their dependence on the forest is reduced and the damage to the forest that was being caused inadvertently is being reduced. सम्मेलन के शुभंकर चिन्ह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के अस्तित्व को लेकर भी चर्चा हुई, जिनकी संख्या तेजी से घट रही है और अब कैप्टिव ब्रीडिंग से इन्हें बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा भारत समेत कई देशों के तटों पर समुद्र का जलस्तर बढ़ने से कछुओं के आवास नष्ट हो रहे हैं, तो समुद्र के गर्म होने से भी कछुओं के प्रजनन में कमी आ रही है। सम्मेलन में स्तनधारियों, चमगादड़, पक्षी, मछली, सरीसृप जैसे 173 प्रजातियों को बचाने के लिए भी रूपरेखा तैयार की गई। कॉप जैसे सम्मेलन उस दिशा में आगे बढ़ने की एक कड़ी है
जिस पर हमें तेजी से चलना होगा ताकि हम और हमारी धरती का अस्तित्व बना रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। एक धारणा थी कि सीलिएक बीमारी बाहरी देशों में पाई जाती है, लेकिन चिकित्सा शोधों से पता चला है कि भारत में भी एक बड़ी तादाद इस रोग से ग्रसित है, जिसे आमतौर पर लोग पेट की साधारण परेशानी समझ लेते हैं। अनाजों में पाए जाने वाले ग्लूटेन प्रोटीन से पनपने वाली इस बीमारी को लेकर हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में एक जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। करण और प्रियांशी। करण 8 साल का है और प्रियांशी 15 की। वैसे तो फिलहाल देखने में दोनों ही सामान्य बच्चे की तरह नजर आते हैं, लेकिन इन दोनों के लिए गेहूं हानिकारक है। गेहूं से बनी कोई भी चीज खाते ही दस्त, पेट दर्द, पेट फूलना, उल्टी होना जैसी समस्याएं होती हैं। Small piece is entered in my body. It affects me by getting rashes, itching and dehydration and indigestion. तो उन्होंने इसके जो चेकअप कराया उसे टीटीजी और इसकी बायोप्सी कराई, एंडोस्कोपी बायोप्सी, तो उसमें इसे फिर सीलिएक डिजीज आया। असल में करण और प्रियांशी दोनों ही भारत के उन 80 लाख लोगों में शामिल हैं जिन्हें सीलिएक नामक बीमारी है। सीलिएक एक ऐसी बीमारी है जिससे पीड़ित व्यक्ति को हमेशा पेट की समस्या बनी रहती है और इस परेशानी का कारण होता है गेहूं और जौ जैसे अनाजों में पाए जाने वाला ग्लूटेन प्रोटीन। दरअसल पीड़ित का शरीर इस ग्लूटेन प्रोटीन को पचा नहीं पाता और इससे उसकी छोटी आंत में समस्याएं होने लगती हैं। आमतौर पर बचपन में ही इस बीमारी के लक्षण दिखने लगते हैं और यह ज्यादातर बच्चों और महिलाओं में होती है। अपनी कंट्री में भी ये धारणा थी कि सीलिएक डिजीज़ बच्चों में होती है और बहुत कम होती है, तो बहुत कम डॉक्टर इसको देखते थे। अब लेकिन जब हमने इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया कि बीमारी की इस बीमारी हमारे कम क्यों हमारे यहाँ, तो हमने स्टडी करी एक नॉर्थ इंडिया में जहाँ पे वीट एक मेन फूड आइटम है, तो देखा कि 1% लोगों को सीलिएक डिजीज़ है। यह एक आनुवांशिक रोग है और ज्यादातर रोगियों में इसका कारण जीन है। यानी अगर परिवार में एक सदस्य को यह बीमारी है तो अन्य सदस्यों को भी यह रोग होने की संभावना है। ऐसे में परिवार के सभी लोगों को सीलिएक का पता लगाने के लिए टीजीए आईजीए टेस्ट कराने चाहिए, लेकिन विशेषज्ञों के सामने इसके अलावा भी कई चुनौतियां हैं। They overlap with so many other illnesses. That is the reason why it gets missed. अगर ये होता है कि भाई इसका एक यही क्लियर सिम्टम है, फिर तो डायग्नोसिस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर जो बच्चों को क्रॉनिक डायरिया होता है वो कई दफ़ा ये कहते हैं कि इसका तो हाजमा ठीक नहीं है, इसको ये दे दो वो दे दो। हो सकता है कि उसको अगर टेस्ट करके सीलिएक डिजीज़ डायग्नोस हो जाए और वो प्रॉपर उसको ग्लूटेन फ्री डाइट दिया तो उसका पेट भी ठीक रहेगा, डाइजेशन भी ठीक रहेगी और ग्रोथ भी होगी। खास बात है कि ज्यादातर अन्य बीमारियों की तरह सीलिएक को रोकने और उसके प्रभाव को कम करने के लिए अभी तक कोई खास दवा नहीं बनी है। ऐसे में बचाव ही सीलिएक का इलाज है। इसके लिए पीड़ित को सिर्फ ग्लूटोन मुक्त भोजन जैसे दाल, मक्का, चावल, डेयरी प्रोडक्ट, फल आदि लेना होता है, जिसके बाद पीड़ित एक सामान्य जिंदगी जी सकता है। सीलिएक रोगियों को भले ही गेहूं से परहेज करने की सलाह दी जाती हो, लेकिन जो इसे खा सकते हैं उनके लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने गेहूं की ऐसी किस्में विकसित की हैं जिनसे रोगों से लड़ने में भी मदद मिल सकती है। राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा दशकों के शोध से तैयार काले, जामुनी और नीले रंग के गेहूं की ये किस्में पोषक तत्वों से भरपूर हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करती हैं। ज्ञान विज्ञान की एक खास रिपोर्ट। स्वस्थ रहने के लिए आमतौर पर सब्जियों और फलों को खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इनमें प्राकृतिक रूप से एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर में रोजाना के असंतुलित खानपान, प्रदूषण से पहुंचने वाले जहरीले पदार्थों को दूर करने में कारगर होते हैं। साथ ही हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने में भी मदद करते हैं। मोहाली स्थित राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान नाबी के वैज्ञानिकों ने
रंगीन गेहूं की ऐसी प्रजातियां विकसित की हैं जो सब्जियों और फलों से कहीं ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती हैं। नीले, जामुनी और काले रंग के इस गेहूं में पारंपरिक गेहूं की तुलना में एंथोसायनिन की मात्रा 28 गुना तक ज्यादा होती है, जो कि एक उच्च एंटीऑक्सीडेंट है। Colored wheat, which is in 3 colors, black, blue and purple. This we have generated in Nabi for the first time in India. So we have brought some germplasm from Japan and USA, and then we cross it with the Indian germplasm. This new germplasm, which has adaptability to local climatic conditions, at the same time it is rich in anthocyanins. So anthocyanins are basically antioxidants. They remove harmful free radicals from our body. नावी के शोधकर्ता रंगीन गेहूं पर पिछले 1 दशक से काम कर रहे हैं। इसके लिए जापान और संयुक्त राष्ट्र से लाए गए जर्म प्लाज्म को भारतीय पारंपरिक गेहूं के जर्म प्लाज्म से क्रॉस कराकर स्थानीय जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल गेहूं की 3 नई किस्में तैयार की गईं। इनमें एंथोसायनिन के अलावा जिंक जैसे महत्वपूर्ण प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्व भी शामिल हैं। गेहूं की ये प्रजातियां हृदय रोग, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण, मधुमेह, जल्द बुढ़ापे की समस्या और कैंसर जैसे रोगों से बचाव में लाभदायक हो सकती हैं। This colored wheat is rich in anthocyanin. So, for example, some people cannot eat lot of fruits or vegetables, or they are not dietary choices. So, wheat we are going to eat throughout the day, at least 3 times a day, and throughout the year. So their storage is not a problem. For example, shelf life of fruits and vegetables is a problem. They are perishable. Within a few days we have to consume them. But for wheat we can store it for long term. लंबे शोध और परीक्षण के बाद पेटेंट हो चुकी इन भारतीय किस्मों को अब भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण से भी मंजूरी मिल चुकी है। फिलहाल नाबी ने बड़े स्तर पर उत्पादन के लिए कई उद्योगों के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं, जिनके तहत कई राज्यों के किसान रंगीन गेहूं की किस्में उगा रहे हैं। इस उत्पादन के पूरी तरह बाजार में आने से लोगों को स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ी कई समस्याओं का आसान समाधान मिल सकेगा। ज्ञान विज्ञान में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, अभी लौटते हैं। ज्ञान विज्ञान में आपका एक बार फिर स्वागत है और आइए अब तेज रफ्तार से नजर डालते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी देश दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियां हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। सत्रह फरवरी को दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में बच्चों में होने वाले कैंसर को लेकर मुफ्त स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया। साथ ही इस विषय पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक पैनल वार्ता भी हुई। विशेषज्ञों के मुताबिक फिलहाल 30% कैंसर पीड़ित बच्चे इलाज के बाद आम जिंदगी जी रहे हैं और अब 2030 तक 60% बच्चों को कैंसर के मुंह से बाहर लाने का लक्ष्य रखा गया है। बच्चों में कैंसर का इलाज आज काफी हद तक संभव है अगर समय पर इसका पता लग जाए। बच्चों में होने वाले कैंसर में सबसे आम है ल्यूकेमिया, लिम्फोमा और मस्तिष्क या पेट में ट्यूमर, और इनके कुछ प्रमुख लक्षण हैं जैसे हड्डियों में दर्द होना, खास तौर से पीठ में, मुंह या नाक से खून आना, कांख, पेट और जांघ में गांठ होना, 2 हफ्ते से ज्यादा समय तक सिर दर्द रहना, सुबह सुबह उल्टी होना, चलने में लड़खड़ाहट, अकारण लगातार बुखार रहना, उदासी और वजन गिरना। कोरोना वायरस के चलते चीन के वुहान शहर से भारत ने अपने नागरिकों को विशेष विमानों द्वारा 2 फरवरी को वापस बुलवा लिया था। इन यात्रियों को गहन जांच और निगरानी के लिए दिल्ली के आईटीबीपी केंद्र छावला और मानेसर स्थित सेना के एक मेडिकल केंद्र में रखा गया था। इनमें से ज्यादातर की जांच निगेटिव पाई गई और 17 फरवरी को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आईटीबीपी केंद्र जाकर सुरक्षित घोषित किए गए यात्रियों से मुलाकात की। अब तकरीबन सभी यात्रियों को घर जाने की इजाजत दे दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सक दल से भी मुलाकात की जो यात्रियों को लेने वुहान गए थे।
केंद्रीय मंत्री ने उनकी सराहना की और सभी को प्रधानमंत्री द्वारा जारी प्रशंसा पत्र सौंपे। हाल ही में जारी नई वैज्ञानिक अनुसंधान रैंकिंग में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR को भारत में सबसे ज्यादा शोध प्रकाशनों के लिए शीर्ष स्थान मिला है। नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 में CSIR को पहला स्थान और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को दूसरा स्थान दिया गया है। CSIR और IISc के अलावा इस रैंकिंग में स्थान पाने वाले शीर्ष 10 अन्य संस्थानों में टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट मुंबई, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द साइंस कोलकाता, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता, IIT गुवाहाटी और भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पुणे शामिल हैं। ये रैंकिंग भारत में विभिन्न अनुसंधान संस्थानों में 1 दिसंबर 2018 से 30 नवंबर 2019 के बीच कुल शोध के आधार पर की गई है। भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी संस्थान ने मानव शरीर का व्यापक और एकीकृत मानचित्र बनाने के लिए मानव नाम से एक महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत की है, जिसके तहत मानव शरीर से जुड़े हर तरह के अनुसंधान और उनके नतीजों को एक जगह जमा किया जाएगा। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र और भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पुणे के सहयोग से चलाई जा रही इस पहल के लिए जैव विज्ञान के छात्रों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ज्ञान विज्ञान की टीम ने ऐसी ही एक कार्यशाला का जायजा लिया। प्रौद्योगिकी के उदय के परिणाम स्वरूप एक बड़ी मात्रा में जैविक आंकड़े जमा हुए, जिसमें लाखों की संख्या में मानव स्वास्थ्य और रोगों के बारे में महत्वपूर्ण शोध लेख शामिल हैं। हालांकि ये आंकड़े अलग अलग डेटाबेस, रिपोजिटरीज और पत्रिकाओं में बिखरे हुए हैं। इसलिए जरूरत थी कि इस जानकारी को एक मंच पर लाया जाए ताकि शोधकर्ताओं, शिक्षकों और छात्रों के लिए इनका उपयोग आसान हो। मानव परियोजना का उद्देश्य भी मानव शरीर के आणविक विवरण का विस्तृत मानचित्र तैयार करना है। परियोजना का एक लक्ष्य छात्रों को मानव मंच का इस्तेमाल करते हुए वैज्ञानिक साहित्य की व्याख्या कर उनसे जानकारी निकालने में शामिल करना भी है। देश भर के छात्रों के साथ साथ इस परियोजना से वैज्ञानिक समुदाय को लाभ होगा। It will be of enormous benefit to the science community. A lot of research which gets into human biology to understand diseases, to understand physiology, pathology, drug discovery. People have to work on biology or how the mechanisms are happening. And what we are trying to put is all those mechanisms together so that it will be a model around which scientists can work and experiment. And they might be able to get answers in a much easier way as compared to the current. हाल ही में तैयार किए गए इस मंच का वैज्ञानिक साहित्य की व्याख्या करने के लिए परीक्षण किया जा रहा है। वैज्ञानिक जानकारी निकालना एक गहन कार्य है और इस परियोजना के एक भाग के तौर पर छात्रों को वैज्ञानिक शोध पत्रों को पढ़ने और उनकी व्याख्या करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मानव परियोजना ने त्वचा से शुरुआत की है क्योंकि ये प्रवेश का प्रारंभिक बिंदु है। धीरे धीरे इसमें अन्य अंगों को शामिल किया जाएगा, जिसके द्वारा एक ऐसा मॉडल तैयार होगा जहां पूरे मानव शरीर का दौरा किया जा सकेगा। Mostly my focus was on abstract and result, but this time I had to reach every technique and every culture used, what cell was used for what, and the techniques and all. I read them properly, read all of the parts properly. आवश्यक प्रयासों के साथ ये परियोजना मानव शरीर की हमारी समझ में तेजी लाएगी और विभिन्न रोगों के इलाज के लिए बेहतर चिकित्सीय लक्ष्यों को डिजाइन करने में मदद करेगी। इस तरह मानव ह्यूमन एटलस परियोजना जैविक समुदाय के बीच नेटवर्किंग को बढ़ाने में मदद के साथ साथ अनुसंधान समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच के निर्माण में सहायक होगी।
वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, हम अभी लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार बढ़ रहा सूखा क्षेत्र, बदलती जलवायु और तापमान में वृद्धि ने पारंपरिक कृषि प्रणाली को प्रभावित किया है। देश के कृषि वैज्ञानिक इन परिस्थितियों से निपटने के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसा ही एक वैज्ञानिक संस्थान है केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान यानी क्रीडा। विज्ञान भ्रमण में आज हम आपको भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के इसी संस्थान का दौरा करा रहे हैं। केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक प्रमुख शोध संस्थान, जो देश के सूखा प्रभावित और वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों के लिए नई कृषि प्रणाली विकसित करने की दिशा में कार्य कर रहा है। 1985 में स्थापित किए गए इस संस्थान के वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं ने समाधान के तौर पर कई तरह की तकनीक विकसित की हैं और कृषि मौसम विज्ञान अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान कार्यक्रमों AICRPDA और AICRPAM जैसी परियोजनाओं के द्वारा किसानों तक पहुंचाई जा रही हैं। The centers are developing very simple doable technologies in the areas of soil and water conservation, in situ moisture conservation, rainwater management like farm ponds, percolation tanks, then intercropping, risk resilient intercropping systems and double cropping systems in high rainfall zones in the country. क्रीडा में विश्व स्तरीय प्रयोगशालाएं हैं, जहां वैज्ञानिक अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग कर फसलों से जुड़े परीक्षण करते हैं। जैसे इस कृषि प्रयोगशाला में मृदा पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। शोधकर्ता शुष्क क्षेत्र के लिए नई प्रजातियां भी विकसित कर रहे हैं। हम पहुंचे क्रीडा के अनुसंधान फार्म, जहां वर्षा आधारित कृषि और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर अनुसंधान के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं की स्थापना की गई है। यहां वैज्ञानिक उच्च तापमान और हवा में बढ़ते कार्बन डाइऑक्साइड के फसलों पर प्रभाव का अध्ययन करते हैं। Here in this complex, in each of these facilities, FATE, CTGC and SCADA, we are studying effect of combination of carbon dioxide and temperature on not only on the crop and crop growth, but also we are also studying changes in the soil. Soil is the overall, that is the major for any agriculture. And also we are studying that effect in the water, soil water availability and water requirement of different crops. जलवायु लचीला कृषि पर राष्ट्रीय नवाचार यानी नीकरा कार्यक्रम के तहत यहाँ अत्याधुनिक सुविधा चैम्बर स्थापित किए गए हैं, जैसे सहज उच्च वायु तापमान सुविधा, कार्बन डाइऑक्साइड तापमान प्रवणता प्रकोष्ठ, जहाँ CO2 के अलावा जलवायु परिवर्तन का फसलों में लगने वाले कीड़ों पर क्या प्रभाव होता है, इसका गहनता से अध्ययन किया जाता है। वर्षा के प्रभाव को परखने के लिए आर्टिफिशियल वर्षा सिम्युलेटर बनाया गया है, ताकि मिट्टी, पानी, फसल और पोषकों पर जलवायु परिवर्तन का मूल्यांकन किया जा सके। Here actually we developed the state-of-art process automation instrumentation using SCADA and PLC for the artificial rainfall simulator, particularly to study the impact of high intense rainfalls which actually damage the crop and in both the physiological and also the pod development stages of different crops. उच्च तापमान पौधों की वृद्धि को प्रभावित करता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, पौधों में अवशोषित होने के बाद तापमान को कम कर सकता है। क्रीडा के वैज्ञानिक इस नाजुक संतुलन पर काम कर रहे हैं। इन परियोजनाओं में सफलता भविष्य में नई कृषि प्रणाली की जरूरत को पूरा कर कृषि की समस्याओं का निदान कर सकती है।
ज्ञान विज्ञान के आज के अंक में इतना ही। कार्यक्रम के बारे में अपने फीडबैक और सुझाव आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, 5वां तल, पृथ्वी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर एक बार फिर होंगे हाजिर। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।